रीराइटिंग ओल्ड हिस्ट्री फॉर अ न्यू इंडिया। तो यहाँ पे जो ऑथर है उनका बेसिकली मानना है कि जो गवर्नमेंट आज बेसिकली क्या डिस्कोर्स है, हिस्ट्री जो पास्ट हिस्ट्री है उस पर क्वेश्चन किया जा रहा है पॉलिटिकल बेसिकली कम्युनिटी में, कि जो हमारा हिस्ट्री है वो डिस्टॉर्टेड है, वो वन साइडेड है, एक खास कम्युनिटी को अपीज़ करने के लिए है। हमारा पास्ट बहुत बेहतर था, उसको बुक में बेसिकली फोकस नहीं किया गया है और इसके लिए हम इसको चेंज करेंगे। और कुछ चेंज भी दर्शाया गया, जैसे अकबर का दिखाया गया है कैसे उनका जो सेकुलर वर्क था उसको बेसिकली हटाया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है, ताकि मतलब एक कम्युनिटी के प्रति एक तरीके से घृणा भरे। ये ऑथर का बेसिकली मानना है। तो अगर आप रीराइटिंग ओल्ड हिस्ट्री, अगर आप इसको इस पर्सपेक्टिव में ना देख के लार्जर में देखें कि इंडिया में अगर सोचिए कि हिस्ट्री फिर से लिखा जाए तो क्या होगा। अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग हिस्ट्री रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे देखेंगे, अगर मुस्लिम का हिस्ट्री रहा है इन्वेडर का, तो फिर उसमें फिर क्वेश्चन आ जाएगा कितना पीछे जाइएगा। आर्यन का भी फिर हिस्ट्री है इन्वेडर का। तो इस पर एक क्वेश्चन है कि आप ओल्ड हिस्ट्री को लिखो, लेकिन आप उसके साथ किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए, किसी को आप बेसिकली एक कम्युनिटी को तारीफ करने के लिए दूसरे को आप नीचे आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है कहना इस पूरे एडिटोरियल में। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि बहुत सारा अनसंग हीरो है या पास्ट हिस्ट्री में बहुत सारा ऐसा पर्सनालिटी है जिसको रिमेंबर करने की ज़रूरत है, इस पे आप अपना राय दें, तो बिल्कुल रिमेंबर करने में कोई बुराई नहीं है, मेंशन करना है वो भी किया जा सकता है। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू ऑल्सो फोकस कि कहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक, और क्या किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए ज़रूरी है किसी को डिमोनाइज करना। तो ये क्वेश्चन अगर आप दिमाग में रखते हैं देन यू कैन फ्रेम अ बेटर आंसर। दूसरा है मेकिंग सेंस ऑफ न्यू दिल्लीज तालिबान अप्रोचमेंट। चूँकि इंडिया तालिबान से इंगेज कर रहा है, तो फिर ये ऑथर जो हैं इनका एक कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा। इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया हिस्टोरिकली जो है, उन्होंने इंडिया का आइडियल स्टैंड रहा है, टेररिज्म के खिलाफ है, तो आज भारत तालिबान से क्यों इंगेज कर रहा है, ये क्वेश्चन बेसिकली जो है ऑथर उठा रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया जो इंगेज कर रहा है, तो ऑथर खुद कहते हैं कि ठीक है, आज जो रियल पॉलिटिक है वो जो आज का डिमांड है, जैसे जो हॉब्सियन व्यू है हॉब्स का कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी, उसके कंटेक्स्ट में हम इंगेज कर रहे हैं। ओके, तो ऑथर का कहना है कि आप इंगेज जो कर रहे हो तालिबान से, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका इंगेजमेंट फ़ायदा होगा या आपको नुकसान करेगा, क्योंकि क्या तालिबान कैपेबल है जो आप चाहते हो। जैसे पाकिस्तान से हम, इंडिया क्या चाहता है कि तालिबान अफगानिस्तान जो है वो ग्राउंड ना बने टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, जो इंडिया के सिक्योरिटी के लिए खतरा बने। क्या तालिबान इसको फुलफिल कर पाएगा, क्योंकि तालिबान जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, पाकिस्तान पे। दूसरा कि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि अफगानिस्तान बेसिकली क्या रहा है, वहाँ पे एक दो तरीके का बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है वो पाकिस्तान का रहा है। एक तो है उसको पूरा इस्लामीकरण है उसको बढ़ावा देना, ठीक है, और साथ में जो है बेसिकली इंडिया के खिलाफ जो है वहाँ पे एक तरीके का मूवमेंट करना। हिस्ट्री में भी ऐसा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे दो चीज़ है कि एक तो बेसिकली वही कि पाकिस्तान का कि प्योर इस्लामिक गवर्नमेंट बनाना और स्ट्रेटजिक डेप्थ का पॉलिसी खेलना। इस्लामिक गवर्नमेंट से फ़ायदा क्या होगा कि जो पाकिस्तान अपने आप को वहाँ पे पेश कर सकता है कि वो उसका वेलफेयर इस्लाम का देखता है पाकिस्तान। दूसरा स्ट्रेटजिक डेप्थ, पाकिस्तान को हमेशा से डर है कि इंडिया माइट अटैक इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, और इससे बेटर है कि अफगानिस्तान में उसको सिक्योर करके रखे। तो ये स्ट्रेटजिक डेप्थ, तो पाकिस्तान दो चीज़ चाहता है अफगानिस्तान से, प्योर इस्लामिक गवर्नमेंट और स्ट्रेटजिक डेप्थ। ओके, ऑथर हिस्ट्री भी मेंशन करते हैं कि इतिहास में हमेशा देखा गया है कि अफगानिस्तान को एज ए टूल यूज किया गया है। जब भी इंडिया पे अटैक करना है, तो मोहम्मद गजनवी को अटैक करना था तो उन्होंने ट्राइबल को यूज किया, ब्रिटिश को अगर वहाँ पे कोई पॉलिसी यूज करना था तो उन्होंने अफगान ट्राइबल को यूज किया, और यूएसएसआर के खिलाफ भी अमेरिका ने अफगान ट्राइबल को यूज किया, और आगे भी पाकिस्तान जो है इंडिया के खिलाफ अफगानिस्तान को यूज करेगा। तो क्या ये विशफुल थिंकिंग है इंडिया का? तो एक साइड बिल्कुल कह सकते हैं कि क्या तालिबान से इंगेजमेंट हमारे लिए फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, लेकिन काउंटर साइड भी देखना पड़ेगा। क्या हम स्पेस छोड़ दें, क्या कुछ भी इंगेज करना ज़्यादा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इंडिया इंगेज कर रहा है, इंडिया अभी भी बेसिकली वहाँ के लोगों के लिए फूड सप्लाई कर रहा है, वैक्सीन सप्लाई कर रहा है, उसके बाद जो प्रोजेक्ट है फिर से रीस्टार्ट कर रहा है। तो हम तो वी कैन नॉट सिट आइडियली स्टैंड, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो दोनों आर्गुमेंट है कि ट्रांजैक्शनल पॉलिसी का भी क्वेश्चन है, लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन नॉट सिट आइडल, और ऐसा नहीं है कि हम तालिबान बेसिकली टेररिज्म का समर्थन कर रहे हैं। तो आप काउंटर भी रिव्यू लिखोगे और इसके सपोर्ट में भी लिख के यू कैन फ्रेम अ बेटर आंसर। उसके बाद पीटी के लिए आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 ये क्या है ये चेक कर लीजिए, FATF चेक कर लीजिए। आगे
नेक्स्ट आपको है एमएसएमई सेक्टर में ज़्यादा, मतलब GS3 में क्वेश्चन आता है। तो इसमें डाटा आपको यहाँ पे मिलेगा, 11 करोड़ लोग इंगेज हैं, 45% जो है वर्कर इसमें हैं, 250 मतलब बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का। इशू क्या है? पेंडेमिक, क्रेडिट नहीं मिलता है इनको, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं है, फॉर्मलाइजेशन नहीं है, मार्केट सपोर्ट नहीं मिलता है, compete करने में प्रॉब्लम होता है, ई-कॉमर्स का इशू है इनके लिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उतना अवेयर नहीं है। इन सब के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है, स्टैंड अप इंडिया, उसके बाद जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो और बेहतर करना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा तबका इस छोटे से उद्योग में इंगेज है। सोचिए इंडिया की आधी आबादी अगर जिस सेक्टर में इंगेज है तो उसके लिए तो बेहतर करना होगा। तो इस पर्सपेक्टिव में यू कैन डेवलप अ बेटर आंसर। नेक्स्ट, इंडिया वियतनाम जो इंगेज कर रहा है तो उसमें क्या बेसिकली हम देखेंगे कि वहाँ पे एक कॉमन कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारा कन्वर्ज करता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या है? ईस्ट एशियन खासकर जो कंट्री है उसके साथ हैविली इंगेज करना, मतलब डीपली इंगेज करना, उसको हेल्प करना, अपनी इकॉनमी को उसके साथ इंटीग्रेट करना, ट्रेड बढ़ाना, सर्विस सेक्टर में एक्सपैंड करना। तो इन सब में वियतनाम चूँकि ईस्ट एशियन कंट्री में इंपॉर्टेंट कंट्री है तो वियतनाम के साथ हमारा इंगेजमेंट जाहिर सी बात है, हमें कॉमन इंटरेस्ट यहाँ पे होता है। मैरीटाइम मल्टीलेटरिज्म, चूँकि जो इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी है तो वहाँ पे हमें जो है अकेले कोई कंट्री जो है प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो मल्टीलेटरिज्म जहाँ पे मल्टीपल कंट्री साथ में आते हैं तो यहाँ पे मैरीटाइम मल्टीलेटरिज्म के लिए भी वियतनाम एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो चाहे चाइना का एग्रेसिव व्यू हो या फिर जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो, तो इन सब के लिए भी कॉमन इंटरेस्ट है। और इंडो पैसिफिक जो रहा है, जो अब नया डिस्कोर्स जो है इंडो पैसिफिक, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंडिया वियतनाम कैन प्रोएक्टिवली वर्क। ओके, तो हाउ वी आर वर्किंग? वी आर प्रोवाइडिंग 500 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट है कि हमारा आर्म फोर्स है, उनका आर्म फोर्स है, एक दूसरे को कभी जो है मतलब लॉजिस्टिकली जो है एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन यूज़। तो वहाँ पे आप कंक्लूजन में बहुत इस तरह का मेंशन कर सकते हैं कि यस, डिस्पाइट द फैक्ट दैट चाइना फैक्टर हैज़ बीन प्रोवाइडेड इम्पिटस। तो चाइना एक मतलब फोर्स रहा है, जो चाइना के कारण हम लोग और ज़्यादा पास आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर अदर ऑल्सो म्यूचुअल एरिया वेयर वी कैन फर्दर डीपन आवर टाई। इस तरह का कंक्लूजन यू कैन यूज़ फॉर द क्वेश्चन। जैसे इंडिया वियतनाम का अगर क्वेश्चन आए कि एक्टिस्टिक पॉसिबल, जैसे मैंने अभी मेंस में दिया हुई है एक क्वेश्चन, तो यू कैन थिंक लाइक दिस। नेक्स्ट, एबॉर्शन पे अभी पहले भी आ चुका है एडिटोरियल, तो फिर से रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप एबॉर्शन का जो इंडिया का लॉ है उसको देख लीजिए और इथिकली थोड़ा सा सोचिए कि एबॉर्शन जो है मतलब जस्टिफाई है या मतलब नहीं है। ठीक है, एबॉर्शन जस्टिफाई या नहीं। थिंक 5 पॉइंट्स प्लस और 5 पॉइंट्स कॉन्स, तो वो आपको इथिक्स में फ़ायदा करेगा और लॉ जो है वो आपको पीटी में यूज कर सकते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट, VPN समझना है आपको। जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये क्या होता है? किसी भी डिवाइस को IP दिया जाता है। जैसे हमारा घर का पता होता है, तो जैसे हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो कौन यूज कर रहा है, तो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक एड्रेस दिया जाता है। तो उसको अगर मतलब वो एक्सपोज इंटरनेट पे खुला रहता है, कोई भी उसको ट्रैक कर सकता है। तो उसको छिपाने के लिए, ताकि ये ना पता चले कि कौन यूज कर रहा है, ठीक है, यदि मैं किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट कोई बात, तो हो सकता है सिक्योरिटी का इशू हो, तो मैं क्या करूँगा, एक VPN लूँगा। तो VPN में क्या होगा, मेरे IP को, जो मेरा एड्रेस है, उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा और दूसरा IP वहाँ पे दिखेगा अगर कोई चेक भी करेगा तो एक तरीके से समझिए आप टनल के थ्रू जा रहे हैं, सिक्योरिटी ज़्यादा है VPN में। तो ये समझना है आपको VPN क्या होता है। साइंस एंड टेक में PT में क्वेश्चन आएगा। और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT, ये किस मंत्रालय के अंदर है, ठीक है, इसको पढ़िए। नेक्स्ट जो है GST आप पढ़ सकते हैं। GST चूँकि रिपीट ही है, पुराना कंसेप्ट है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो आज के पेपर में ज़्यादा कुछ था नहीं। एक हाँ, क्रिप्टो पढ़ लीजिए। क्रिप्टो करेंसी, ये ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। क्रिप्टो क्या होता है, किस तरह का जैसे कोड है। अच्छा, क्रिप्टो ब्लॉकचेन पढ़ लीजिए। ब्लॉकचेन जो है किस तरह का डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपस में जो मल्टीपल प्लेयर होता है, कोई सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं होती है, बल्कि मल्टीपल प्लेयर आपस में, जैसे मेरा कंप्यूटर है, किसी और का कंप्यूटर है, तो हम लोग अपना मेमोरी बेसिकली शेयर करेंगे। और जैसे कोई ट्रांजेक्शन होगा तो वैलिडेशन होता है, वो जैसे अभी ये बैंक आपको पैसा भेजना होता है तो अभी कंफर्म कौन करता है, बैंक करता है, एक प्लेयर। तो वहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल प्लेयर होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। तो ये एक तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है, ज़्यादा बेसिकली सिक्योर है एक। तो इस तरह का है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो को एक बार यू कैन रीड कि ब्लॉकचेन क्या होता है और क्रिप्टो क्या होता है। तो आज के पेपर में बस इतना ही था। दैट्स इट।